सभी को अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये इतिहास के पांचवा चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे। इसको आप ध्यान से सुने और स्क्रीन पर लिखे हुए को देखें। आपको मतलब मेथड हमारा समझ ले, आप बोर्ड में जाके परीक्षा में जाके आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। पहले शीर्षक को तोड़ देते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थ माने किसी देश की आय, उसका किससे मतलब आय जो है उसकी आय आने का व्यवस्था क्या है, आय आने का व्यवस्था क्या है, किसके आधार पर किस काम करने क्या करने से हमारी देश की आय हमारी आय आ रही है ना, वही अर्थव्यवस्था हुआ। आजीविका के मतलब धंधा, मतलब रोजगार, धंधा और रोजगार। तो हमारा अर्थव्यवस्था, हम जो रोजगार कर रहे हैं वो जो आ रहा है वही आय जो हमारी आ रहा है वही हमारी अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब हो गया किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो होता है बाबू वो कृषि और उद्योग होता है। सबसे ज्यादा कृषि होता है, उसके बाद उद्योग होता है, जिस पर लोग की आजीविका मतलब रोजगार धंधा निर्भर करती है। आधुनिक युग में कृषि की तुलना में उद्योग का महत्व बहुत अधिक बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में उद्योग का महत्व जो है बहुत अधिक बढ़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ किया और उद्योग के एक नए युग का सूत्रपात किया। कोई भी उद्योग करे, कोई भी धंधा करे, टेक्निक और नए तरीके से नहीं कीजिएगा, पुराने थेसिस से कीजिएगा, आपको बेनिफिट कम होगा, आपकी अर्थव्यवस्था कम बढ़ेगी, वृद्धि कम होगी। समझ गए? बस वही है। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो बता रहे हैं औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण, जो हमारा उद्योग था उसको हम नए तरीके से करना, उसको हम नए ढंग से करना, नए मशीन के द्वारा करना, उसी को की कहेंगे औद्योगिकरण कहेंगे बाबू, है ना। सबसे पहले ये ब्रिटेन ने किया, इंग्लैंड ने किया। क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि वो पूरा विश्व पर अधिकार किया है, पूरा विश्व के बड़े बड़े देश को गुलाम बना के रखा। इसलिए सबसे पहले जो भी हुआ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। मजदूर आंदोलन कहीं ना हो, किसान आंदोलन हो, जो भी आंदोलन हो, सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ है। उसी को देख के पूरा दुनिया फिर किया। समझ रहे हैं? औद्योगिकरण समझ गए? जैसे एक और उदाहरण देते हैं। पहले हम 10 बीघा धान जो है वो 1.5 महीना में काटते थे, मजदूर काटता था, मगर अब मशीन के द्वारा, तकनीक के द्वारा उसको हम 1.5 दिन में खत्म कर देते हैं। सोचिए कितना का अंतराल हुआ। तो नए टेक्निक से किए, समय भी बचा और पैसा भी कम खर्च हुआ। समझ रहे हैं ना? इसी को की कहेंगे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन श्रम के द्वारा ना होकर, मजदूर के द्वारा ना होकर, मशीन के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। जब मशीन के द्वारा होता था तो 1.5 महीना में हम काटते थे 10 बीघा, अब 1.5 दिन में वो 10 बीघा काट रहा है, तो 1.5 महीना में जोड़ लिए कितना काटेगा। उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और जिसकी खपत बड़े बाजार, जब ज्यादा उत्पादन होगा तब बड़ा बाजार की आवश्यकता होगी, बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीक विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। अब बिना नए नए तकनीक और मशीन नहीं लगाइएगा तो उद्योगिकरण मतलब सक्सेस नहीं होगा। कि मशीन के अलावा उसमें पूंजी निवेश और श्रम की भी महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूरी के मतलब यह हुआ कि हम अगर 8 घंटा में उसको बलजबरी दे रहे हैं कि 60 रुपये लीजिए, 60 रुपये ज्यादा नहीं होता है, तो बेचारा वो तो खटबे करेगा क्योंकि रोज कमाने रोज खाने वाला है। तो इसके लिए कुछ क्षेत्र में
बोला कि मतलब सरकार एक कानून लाया, एक नियम लाया कि नहीं ये गलत है, उसको इतना पैसा दीजिए कि वो अपने आप पेट के अलावा कुछ जमा करे ताकि उस अपने बेटा परिवार पर फोकस करे। देख लीजिए, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में ही, डेट याद रखिएगा, 1948 ईस्वी में पारित हुआ। इसका उद्देश्य कुछ उद्योग में मजदूरों की दरें निश्चित करना था, मजदूरों की दरें पैसा निश्चित करना था। न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में कहा गया कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपनी गुजारा न कर सके बल्कि इससे कुछ और अधिक हो ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। अगला क्वेश्चन, कोयला एवं लोहा उद्योग में औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? यार इसमें बोलने की क्या बात है, कोयला जो है ऊर्जा पैदा करता है और लोहा से नए नए यंत्र, बड़ा बड़ा मशीन बनाए जाते हैं। इसके बिना औद्योगिकरण संभव है ही नहीं। उद्योग इन दोनों के बिना कर ही नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर उद्योग को आप प्रगतिशील रहना चाहते हैं, ज्यादा वृद्धि करना चाहते हैं, तो इन दोनों का होना अनिवार्य है। इसलिए कोयला और लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है। उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। लोहे से नए नए यंत्रों का निर्माण होता है और कोयले से ऊर्जा पैदा की जाती है जिससे ये यंत्र चलाए जाते हैं। अतः नए उद्योग के निर्माण के लिए प्रक्रिया के कोयला और लोहा उद्योग गति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण ने मजदूर को, जब औद्योगिकरण में नए नए मशीन आ गया तो मजदूर का काम कम हो गया, मजदूर फैक्ट्री से निकाल दिया गया, तो क्या प्रभाव पड़ा? देखिए आगे इसका प्रभावित किया। औद्योगिकरण ने नए फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, नए फैक्ट्री बना जिससे गृह उद्योग से मालिक अब मजदूर बन गया। गृह उद्योग से मालिक अब क्या हो गया? मजदूर बन गया, जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था। औरतों और बच्चों से भी 16 से 18 घंटा काम करवाते थे, लेकिन पैसा मजदूरी कम देते थे। उनके पास दैनिक उपयोग के पदार्थों को खरीदने के लिए साधन नहीं थे, तो बेचारा वो 12 घंटा की जगह पर 16 घंटा 18 घंटा करते थे। यही प्रभावित किया, उसका खटने का टाइम बढ़ा दिया। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? सलम पद्धति जो होता है, याद रखिए, सलम पद्धति भी वही है जिससे पहला क्वेश्चन है, वही है। सलम पद्धति का मतलब हो गया कि जब औद्योगिकरण हुआ, बड़े बड़े मशीन आए, तो मजदूर का काम खत्म हुआ, तो बेचारा मजदूर बड़े बड़े उद्योगपति के ही घर में काम करने लगे। और घर में जब काम करते थे तो हर सुविधा उसको प्राप्त नहीं होता था, मतलब देता था नहीं। यही असलम पद्धति। औद्योगिकरण ने असलम पद्धति की शुरुआत की। मजदूर शहरों में छोटे छोटे घरों में, जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थे, रहने को मजबूर थे, क्योंकि पेट तो नहीं मानेगा बाबू। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरू किए। चूंकि पूंजीपति द्वारा उन पर बुरी तरह शोषण किया जाता था, ज्यादा उस पर अत्याचार करता था, शोषण किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत किया। बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बुर्जुआ वर्ग का मतलब मध्य वर्ग। मध्य वर्ग क्या है? बीच वाला, ना तो अमीर ना तो गरीब। अमीर जो घमंड से चूर रहता है, गरीब जो रोज कमाता रोज खाता है, मगर जो भी करता है बुर्जुआ वर्ग ही करता है, मध्य वर्ग ही करता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप समाज में 3 वर्ग का उदय हुआ: पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, मध्य वर्ग एवं मजदूर वर्ग। आगे चलकर यही बुर्जुआ वर्ग ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के औपनिवेशिक एवं शोषण के नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। सबसे बढ़ चढ़कर भाग लेकर अंग्रेज से लड़े। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बड़ाबंदी प्रथा से आप क्या समझते हैं? बड़ाबंदी का मतलब समझ जाइए। बड़ाबंदी का मतलब होता है बाबू कि किसान से छीनी गई जमीन को बेड़ों द्वारा घेर दिया जाता है। बेड़ों द्वारा या खाइयों द्वारा उसको घेर देता है ताकि उसमें किसान मजदूर न आ जाए। यह सबसे पहले घटना इंग्लैंड में घटी। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ब्रिटेन में बड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई। बोले ना, 18वीं शताब्दी को तो 1900 ईस्वी,
प्रथा शुरू हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीद कर बड़े बड़े फार्म मतलब चारों तरफ से घेर के बड़ा उद्योग स्थापित कर लिए। इनकी जमीन बेच देने वाले छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। जब नहीं रहेगा तो मजदूरन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के औद्योगिकरण में जमशेदजी टाटा के योगदान का वर्णन करें। क्या बात करते हैं, ये तो देव हैं, देवी देवता जैसे पूजे जाते हैं, समझ जाइए। जमशेदजी टाटा उसी प्रकार भारत के कोई भी आपदा में दिल खोल कर वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और मदद करते हैं भारत सरकार को। भारत में और एक चीज बता देते हैं, जमशेदजी टाटा जो है अपने हाथों से जमशेदपुर शहर बसाए, है ना, कृत्रिम शहर वो है। भारत के औद्योगिकरण में जमशेदजी टाटा के योगदान का वर्णन करें। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन स्टील प्लांट, टाटा स्टील एंड स्टील प्लांट का शॉर्ट नेम देखिए क्या है, टिस्को। क्या है, टिस्को। टी से टाटा, आई से आयरन, एंड एस से स्टील, सी से कंपनी कॉरपोरेशन, वो कंपनी की स्थापना की। हुए एक ऐसे भारतीय थे जिसमें उद्योग की काफी सूझबूझ थी, उनके अंदर उद्योग का काफी जानकारी थी। और 1910 ईस्वी में उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख ले तो औद्योगिकरण के कारणों के उल्लेख करें। औद्योगिकरण के क्या कारण थे उसके बारे में बताना है। देखिए, औद्योगिकरण, नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, पहला क्वेश्चन, औद्योगिक के क्या कारण थे। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, नंबर 1। नंबर 2, आवश्यकता, जब तक कुछ नहीं है तो वो आविष्कार आप नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको जरूरत नहीं आप उसका कोई चीज खोज नहीं सकते हैं, वही कह रहा है पहला। नए नए मशीनों का आविष्कार, लोहे एवं कोयला एवं लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, सस्ते श्रम की उपलब्धता, सस्ते श्रम माने सस्ते मजदूर की उपलब्धता, यातायात की सुविधा, जब तक यातायात नहीं रहेगा तो आप मशीन के द्वारा जो अधिक उत्पादन किए हैं वो कैसे ले जाइएगा। विशाल औपनिवेशिक स्थिति, बड़ा विशाल औपनिवेशिक स्थिति है ना। अगला अगला इसी को विस्तार से देखो क्या बताया है। ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापक व्यापार और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटेन व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। जब ज्यादा उत्पादन होने लगा, मतलब ज्यादा मांग बढ़ा तो उत्पादन भी ज्यादा होने लगा। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में ब्रिटेन ने नए नए यंत्रों एवं मशीनों का आविष्कार किया। जब तक नई मशीन का आविष्कार करता तो बड़ा उद्योग हो ही नहीं सकता। उद्योग जगत में ऐसी क्रांति की सूत्रपात किया जिसने औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, मार्ग का निर्माण किया। औद्योगिकरण, बड़े बड़े यंत्र का निर्माण किया तो औद्योगिकरण का निर्माण हुआ। औद्योगिकरण ने ब्रिटेन के सस्ते श्रम की आवश्यकता की भूमिका भी अग्रणी है। फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन ने यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी, जिसके कारण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। समझ गए। आगे है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। औद्योगिकरण के परिणाम क्या परिवर्तन हुआ देखिए। औद्योगिकरण के परिणाम, नंबर 1, नगरों का विकास। जब औद्योगिकरण होगा तो नगर का विकास होगा, नगर बढ़ेगा। कुटीर उद्योग का पतन, छोटा छोटा उद्योग चला गया भीतरे, समझ रहे हैं ना, जैवे करेगा। अब जो 1 घंटा में 10 बीड़ी बनाते हैं आप, अब मशीन वही 1000 बीड़ी बनाता है, तो 1 घंटा में 10 बीड़ी बनाए तो 1 घंटा के अनुसार 10 से बीड़ी पर आप चार्ज जोड़िएगा और वहाँ 1000 बना दिया तो सस्ता पड़ ही गया। साम्राज्यवाद का विकास तो ऑटोमेटिक होगा। नंबर 4, समाज में वर्ग विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय। समझ रहे हैं, मध्य वर्ग का उदय होगा। फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म, असलम पद्धति की शुरुआत। अब इसका विस्तार से सुनिए। 1850 से 1950 के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ। जमशेदपुर, सिंदरी और डालमिया नगर आदि नए व्यापार नगर
तत्कालीन बिहार राज्य में कायम हुए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां के कायम हो जाने पर प्राचीन गिरी उद्योग का पतन हुआ। जो पुराना था उसको वो खत्म हो गया। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के हाथ के करघे से काम करने वाले पुराने बुनकरों की तबाही के साथ साथ नए मशीनों का आविष्कार हुआ। जो हाथ से करते थे वो मशीन के द्वारा करने लगे। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, जो आगे चलकर साम्राज्यवाद का रूप लिया। अब ज्यादा उत्पादन होने लगा, ज्यादा पैसा आने लगा, तो साम्राज्यवाद तो होबे करेगा। औद्योगिकरण ने एक नए तरह के मजदूर वर्ग को जन्म दिया। 1850 ईस्वी में से पूर्व चाय, कॉफी और रबड़ आदि के बागानों में काम करने वाले मजदूर की तुलना में फैक्ट्री मजदूर की स्थिति काफी निम्न थी, काफी नीचा थी। समझ रहे हैं? फैक्ट्री मजदूर का उद्योगपतियों के द्वारा काफी शोषण हो रहा था। अब फैक्ट्री जब हुआ तो मजदूर पर काफी शोषण होने लगा। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। बच्चों, इसको 1 से 2 बार देखिए और लिखिए, आपको याद हो जाएगा। जय हिंद।